हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। सर्वप्रथम आप सबों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप पे कृपा बनाए रखे। आज के इस पिता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ क्षितिज भाग 1 क्लास 9 CBSE NCERT बेसिस पे काव्य खंड में पाठ 17। आज हमारे काव्य खंड का अंतिम सफ़र है, यानी ये अंतिम पाठ है क्लास 9 के बच्चों का। बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके कवि राजेश जोशी जी हैं और यह कविता उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह प्रतिनिधि कविता संग्रह से या काव्य संग्रह से ली गई है। तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे कवि परिचय, राजेश जोशी जी का परिचय, कविता परिचय और उसकी व्याख्या, और अंत में प्रश्न अभ्यास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजेश जोशी जी के परिचय से। राजेश जोशी जो समकालीन कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। समकालीन यानी आज के समय की जो कविताएं चल रही है, नहीं अभी हमारा कौन सा दौर है साहित्य का, आधुनिक काल का दौर है। तो समकालीन कविताएं जो चल रही है उनके वो महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक है। इनका जन्म 18 जुलाई 1946 नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ। राजेश जोशी की जो कविताएं हैं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं, यानी उनके कविताओं में जो बिंबों का प्रयोग किया जाता है वह सामाजिक सरोकार से जुड़ा होता है। समाज में जो घटित घटनाएं हैं, जो मुख्य मुद्दा है, मुख्य बिंदु है, वो चाहे समस्या के रूप में हो चाहे किसी विकास के रूप में हो, तो उन पे उनका ध्यान आकर्षण करते हुए वह रचनाएं करते हैं। ठीक है। उनके पिता श्री ईश्वर नारायण जोशी जी हैं, माता श्रीमती कमला जोशी। तो उनका पेशा कवि, लेखक, निबंधकार, हिंदी पटकथा लेखन एवं अनुवादक आदि। इन्होंने कुछ ही हिंदी फिल्म में पटकथा लेखन का काम किया है, लेकिन जो किया है उसने महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है। और अनुवादक का भी काम उन्होंने किया है, यानी हिंदी साहित्य की जितनी विधाएं हैं सब पे उन्होंने लिखा है। ठीक है। नॉर्मली इनकी प्रमुख रचनाएं समर गाथा, जो एक लंबी कविता है, जो हमारे राष्ट्र जो काल था, हमारा आज़ादी का जो काल था, उसमें यह जो समर गाथा है बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। और हमारे इस जो आज़ादी की जो लड़ाई थी उसमें उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, दो पंक्तियों के बीच, जो कि उनका कविता संग्रह है। पतलून पहना आदमी, जो प्रमुख माइकोवस की जो लेखक हैं की कविता का अनुवाद है। और धरती का कल्पतरु, जो राजा भर्तृहरि की कविता का अनुवाद है आदि। इन्हें उनकी साहित्य रचनाओं के लिए विभिन्न पुरस्कार भी प्राप्त हुए, जिसमें प्रमुख है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002 उनकी प्रमुख कविता संग्रह दो पंक्तियों के बीच के लिए उन्हें प्राप्त हुई। और दूसरा माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त ये पुरस्कार है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुआ। ठीक है। तो ये उनका एक संपूर्ण शॉर्टकट लेकिन एक संपूर्ण परिचय था। तो अब देखिए बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो नाम से आपको कैसा महसूस हो रहा है? बच्चे काम पे जा रहे हैं, आखिर उनका क्या मैसेज हो सकता है, क्या संदेश हो सकता है? यहाँ पर बच्चे काम पे जा रहे हैं, क्या काम बच्चों के लिए होता है? काम तो बड़ों के लिए होता है। तो यही जो समाज का जो ये समस्याएं हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो काम करने के लिए विवश हैं, क्योंकि उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है भोजन, वस्त्र और आवास, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें उसकी पूर्ति नहीं होती है। तो मजबूरन उन्हें अपना बचपन छोड़कर काम पे जाना होता है ताकि उनका पेट भर सके। नहीं, सर पे छत हो, चाहे फूस का ही हो, लेकिन छत तो चाहिए ही चाहिए। तो यह कविता एकदम हमें एक ऐसे रूप पे प्रस्तुत होगी जो अगर हम सोचें तो हमें लगेगा कि यह कितने यथार्थ का चित्रण कर रही है, और यह एक बहुत बड़ी समस्या है।
अगर ऐसा रहा तो फिर हम सही रूप से विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चलिए अब उनके कविता की पंक्तियों के माध्यम से हम देखें कि बच्चे काम पे जा रहे हैं पर कौन सा जो परिदृश्य है वह इस कविता के माध्यम से दिखा रहे हैं। आइए कविता की पंक्ति के माध्यम से हम देखें कि राजेश जोशी जी बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में किस दर्द से की तरफ इशारा कर रहे हैं और किस भविष्य की आने वाली जो विडंबना है उसकी तरफ हमारा इशारा कर रहे हैं। तो प्रस्तुत कविता में जो बच्चे काम पर जा रहे हैं उनके इरशाद काव्य संग्रह से संकलित है यह कविता, और जिसमें बच्चों में से बचपन छीन ले जाने की जो पीड़ा है वह व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे शिक्षा, खेल, जीवन की उमंग से वंचित हैं जो उनका मौलिक अधिकार है। अगर ऐसा चलता रहा तो जो ये भविष्य की आने वाली पीढ़ी की ये क्या हैं, मार्गदर्शक हैं। आने वाले जो समय है, आने वाला जो समय है और जो व्यवस्था है यह इनके कंधों पे आने वाली है। तो अगर उनसे बचपन छीन लिया जाएगा तो वो कुंठित रहेंगे, नहीं हर तरह से कुंठित रहेंगे। फिर आने वाले भविष्य को यह कैसे संवार सकते हैं? अपने इस चरमराए कंधे से, कुंठित कंधे से वो भविष्य को नहीं संवार सकते। तो जो दूर का खतरा दिखाई पड़ रहा है भविष्य का, उसकी तरफ राजेश जोशी जी इशारा कर रहे हैं जो कि बहुत भयावह होने वाला है। अगर ऐसा चलता रहा तो फिर आने वाली पीढ़ी एक मार्गदर्शक नहीं बनेगी, सब कुछ तहस नहस करने की स्थिति में पहुंच जाएगी, क्योंकि उसमें वो शक्तियां ही नहीं होगी, वह मनोबल ही नहीं होगा, वह उत्साह ही नहीं होगा जो आने वाले समय का स्वागत वह खुले दिल से कर सके। तो देखिए अब कविता की पंक्ति के माध्यम से हम देखें कि कौन सी और बात इस कविता में कही गई है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। यहाँ पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, कोहरे से सड़क ढकी हुई है लेकिन बच्चे काम पे जा रहे हैं। और इस समय में जनरली बच्चे क्या होते हैं, घरों में सोए रहते हैं, घरों में पड़े रहते हैं। माँ निर्देश देती है कि कोहरा है, बाहर नहीं जाना, ठंड लग जाएगी, सर्दी लग जाएगी, मौसम बदल रहा है, बाहर नहीं जाना। नहीं, यानी कि जो कुछ बच्चों को ये सुविधाएं प्राप्त हो रही है, लेकिन जनरली बच्चे इस कोहरे सी ढकी सड़क पर कहाँ जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, वो भी सुबह सुबह। आखिर ऐसा क्यों उनसे बचपन छीना जा रहा है? क्यों उनके मौलिक अधिकार जो खेल है, उमंग है, उत्साह है, उसे वंचित किया जा रहा है? इस तरफ वो इशारा कर रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, आगे की पंक्तियाँ हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह सही बात है, यह बच्चे काम पे जा रहे हैं, बच्चे, जिसमें नाम से ही में ही छलक रहा है कि वह बच्चे किसके लिए हैं, खेल कूद के लिए, उमंग के लिए, घर में चारों तरफ घूमकर जीने के लिए, ताकि आने वाले भविष्य में उनका मनोबल ऊंचा रहे। नहीं, उसे वो हर खुशी मिल सके जिससे उसके उत्साह में, उसके आत्मशक्ति में मतलब बल मिले। नहीं, इसीलिए बच्चे को संवारा जाता है। हर जीवन का हर स्टेज में जो उसे मिलना चाहिए वह अपने उम्र के अनुसार मिलता है, लेकिन बच्चे यहाँ काम पे जा रहे हैं तो यह सच में सबसे भयानक स्थिति है, पंक्ति है हमारे समय के लिए। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। हम इसे विवरण की तरह लिख रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन यह हर एक के लिए यह सवाल होना चाहिए कि बच्चे काम पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। आगे की पंक्तियों में भी उन्होंने यही लिखा है, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो यह एक प्रश्न चिन्ह है समाज के सारे लोगों के लिए कि बच्चे जिसका क्या कहते हैं काम क्या है, खेलना, घूमना, मनमौजी की तरह क्या कहते हैं घर में उधम मचाना, हंसना, खिलखिलाना, सारे जितने भी दबाव हैं या काम है, काम के बोझ हैं, उससे मुक्त होना। नहीं, ताकि वह प्राकृतिक रूप से अपने शारीरिक अवस्था को प्राप्त कर सके। तो ये काम पे क्यों जा रहे हैं बच्चे,
क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? यहाँ पर बड़ा ही गूढ़ प्रश्न और बड़ा ही क्या कहते हैं मार्मिक पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कवि। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, यानी जो उसकी खेलने की वस्तुएं हैं, क्या आकाश में चली गई है? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? बच्चे जिसे रंग बिरंगी किताबें दी जाती है, उनको पहचान करवाई जाती है कि ये क्या चीज़ें हैं, वह भी दबाव में नहीं, एकदम हल्के फुल्के माहौल में उसे परिचय किया जाता है। जैसी उसकी अवस्था है, उम्र की अवस्था है, उस रूप में उसे सिखाया जाना चाहिए। तो लेकिन यहाँ क्या देखते हैं कि वो काम पे जा रहे हैं। क्या सारी रंग बिरंगी किताबों को दीमक ने खा लिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? सारे खिलौने किसके लिए होते हैं? बच्चों के लिए होते हैं। ये जो खिलौना शब्द है, खिलौना शब्द आने के साथ ही हमारे मन में क्या भावनाएं आती है कि यह बच्चों की खेलने वाली सामग्री है। तो क्या वो पहाड़ के नीचे दब गए हैं, काले पहाड़ के नीचे? क्या किसी भूकंप में ढह गई सारे मदरसों की इमारतें? और क्या जो उसके पढ़ने का स्थान है, मदरसों की इमारतें, यहाँ पर मदरसों में क्या किया जाता है? उनसे तालीम दी जाती है, उन्हें पढ़ाया जाता है। तो क्या भूकंप में सारे मदरसे, सारे विद्यालय क्या ढह गए हैं उनके लिए, जो बच्चे काम पे जा रहे हैं? ये बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह सवाल समाज पे लगाया जा रहा है। राजेश जोशी के द्वारा यह इशारा कर रहे हैं वह कि इतनी बड़ी विडंबना क्यों? क्या उनके लिए जो उपयुक्त चीज़ें हैं वह खत्म हो जो चुकी है? बड़े क्या काम पे नहीं जा रहे हैं, जो बच्चे अब काम पे जा रहे हैं, उनके नाजुक कंधों पर यह बोझ क्यों दिया जा रहा है? कौन सी बात हो गई? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों की आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? कि बच्चे मैदान में खेलते नज़र नहीं आते हैं, बगीचे में पेड़ों पे टहनियों पे झूमते नज़र नहीं आ रहे हैं, खिलखिलाते नज़र नहीं आ रहे हैं, अटखेलियाँ करते नज़र नहीं आ रहे हैं। घरों के आंगन में जो सारे बच्चों के मनोरंजन का साधन हुआ करते थे वो नज़र नहीं आ रहे हैं। वो एकाएक कहाँ खत्म हो गए? जो माहौल हमने अपने बचपन में देखा था, हम आंगन में खिलखिलाते थे, हंसते थे, बगीचे में जाते थे, फूल तोड़ते थे, इठलाते थे, घूमते थे, प्रकृति के मनोहारी दृश्यों का आनंद उठाते थे। मैदान में गिल्ली डंडा या फिर अपने पसंद का जो खेल होता था वह खेलते थे, वह एकाएक कहाँ खत्म हो गया? और आगे की पंक्तियाँ देखिए। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? अगर ये सब खत्म हो गए हैं तो फिर दुनिया में बचा ही क्या? जो हम कहते हैं कि एक सुंदर दुनिया है, उसमें बचा ही क्या? अगर बच्चे का जो अस्तित्व है, उसके लिए जो बनाई गई सुविधाएं हैं, जो आंगन है, जो क्या कहते हैं मैदान है, बगीचे हैं, स्कूल हैं, वही सब खत्म हो गए हैं, तो दुनिया में बचा ही क्या है? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल है। यानी क्या कह रहे हैं कि कितना भयानक होगा अगर ऐसा होता कि ये सब नहीं होते तो कितना भयानक होता। सोच के देखिए, आप अपने बच्चों को उन बच्चों की पंक्ति में ज़रा सोच के देखिए जो बच्चे काम पे जा रहे हैं, तो आपकी रूह कांप उठेगी। अपने बच्चे को हम वहाँ भेजेंगे, स्कूल नहीं भेजेंगे, घरों के आंगन में वो नहीं खेलेंगे, वो काम पे जाएंगे, बगीचों में वो नहीं ठिलाएंगे, तितलियों फूलों के पीछे नहीं दौड़ेंगे, मैदान में नहीं जाएंगे। आप कल्पना करके देखिए तो वह कितना भयानक होता। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि इससे ज़्यादा यह भयानक है कि यह सब सारी चीज़ें हस्बा मामूल है। हस्बा मामूल है मतलब यथावत है, ये सब कुछ है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए है और बाकी सारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? काम पे जा रहे हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन यह बहुत ही दुर्गति है समाज की कि हजारों सड़कों पर से गुजरते हुए हमको नज़र आ जाएंगे। किसी कोने में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे काम पर जाते हुए नज़र मिलेंगे। यानी
हर जगह आप देखिए, चाहे दुकानों में हो, होटलों में हो, कल कारखानाओं में हो, या कोई मजदूरी करते हुए, जूता पॉलिश करते हुए, सब्जियां बेचते हुए, हर जगह हर सड़कों पर आपको ऐसी स्थिति मिल जाएगी कि बच्चे इन कामों के लिए सड़कों पर निकल चुके हैं, सुबह सुबह काम पर जा चुके हैं। क्यों? इसका क्या दोष है? उसने बचपन के जीवन को नहीं जिया, और इसके दोषी क्या वे हैं कि हम हैं। ऐसी क्यों स्थिति है कि जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है, भोजन वस्त्र आवास, उसे प्राप्त नहीं हो पा रहा है, और भोजन वस्त्र आवास ही प्राप्त नहीं हो रहा है, वो अपने बचपन को कैसे जिए? क्योंकि भूख नहीं मानती, उसे पेट भरने के लिए काम करना पड़ रहा है, और जिसका पेट ही नहीं भरा जा रहा है तो बच्चे की जो मौलिक आवश्यकता है, क्या कहते हैं, खेल कूद शिक्षा, वह उसे कहाँ से प्राप्त हो। यानी यहाँ पर राजेश जोशी जी एकदम डायरेक्ट कटाक्ष करते हुए इशारा कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें कहना कि 14 साल तक हर एक बच्चों को शिक्षा एक अनिवार्य है, हमारे संविधान में बन जाए, अनिवार्य आवश्यकता है, या फिर 14 साल तक के बच्चों को काम पे लगाया जाना कानूनी अपराध है, ये सब किताबों में बंद दिखते हैं। लेकिन क्या कहते, ज़मीनी स्तर पर हम देखें, सामाजिक स्तर पर हम देखें, आर्थिक स्तर पर देखें, तो बड़ा ही भयावह चित्र हमें दिखाई पड़ता है कि छोटे छोटे बच्चे काम करने को विवश हैं। वो वर्तमान ही नहीं जी रहे हैं तो उनका आने वाला भविष्य कितना सुरक्षित होगा। तो यह हमारे देश के विकास की रेखा नहीं है। हम एक छोर से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत कुछ हमारा पीछे छूटते जा रहा है। तो बहुत ही क्या कहते हैं, ये इशारा राजेश जोशी जी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह हमारे समाज के लिए छोड़ता है। ठीक है, तो हमने देखा इनकी कविताओं में कितना मार्मिक अंश है और बहुत ही दुखद बात इनमें कही गई है, इन्होंने इशारा किया है। तो चलिए अब प्रश्न अभ्यास की तरफ हम चले कि प्रश्न अभ्यास के माध्यम से और कौन सी बातें इसमें हमें बताई जा रही है। पहला, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त करिए। कोहरे सी ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। नहीं, ये हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। हाँ, कोहरे सा ढका हुआ मौसम है और सड़क पर बच्चे सुबह सुबह काम पे जा रहे हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क में एक मतलब कि अजीब सी कसमकस वाली चित्र उभरती है कि हम भी बच्चे हैं। आप अपने को वहाँ पर बैठा के देखिए तो आपको कैसा महसूस होगा। नहीं, मैंने व्याख्या में बताया कि बच्चे, हम जनरली हम क्या कहते हैं कि नहीं, अरे भाई कोहरा लगा है बाहर मत जाओ, या फिर उसे विभिन्न सुविधाओं के साथ अगर उसे कहीं जाना होता है, विद्यालय जाना होता है या कुछ खेलने ही जाना होता है, तो उन्हें हर तरह से सुरक्षित कर हम उसे बाहर भेजते हैं। लेकिन यहाँ पर कोहरे सी ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह, यह मतलब कि बहुत ही अजीब सा स्थिति वाले चित्र हमारे अंदर अंकित होता है। ठीक है। दूसरा, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए? हाँ, यह बहुत ही सुंदर और प्रश्न है ये इस संदर्भ में कि बच्चे काम पे क्यों जा रहे हैं। यह जो क्या कहते हैं, कवि की तरफ से हमारे आने वाले भविष्य की जो विडंबना दिखाई जा रही है कि, और इसे हम विवरण की तरह लिख रहे हैं कि अरे देखो बच्चे काम पे जा रहे हैं। तो विवरण की तरह हम क्यों लिखें? ये विवरण की तरह अगर हम लिखेंगे तो लोग पढ़ेंगे और पढ़कर अनमने ढंग से फिर इसे भूल जाएंगे। यहाँ पर तो प्रश्न के रूप में पूछा जाना चाहिए, समाज के सारे लोगों से पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, आखिर ऐसी स्थिति उनकी क्यों है कि उन्हें काम पे जाना पड़ रहा है। यानी कि उनकी जो आवश्यकता है, जो मूलभूत आवश्यकता है, शायद उसकी भी आपूर्ति नहीं हो रही है या कोई और कारण है।
आप बच्चे को खेल से वंचित रख रहे हैं, हर तरह से वंचित रख रहे हैं। तो इसके पीछे का दर्द, आखिर हम बच्चों को काम पे क्यों भेज रहे हैं? क्या ऐसी आवश्यकता हो गई कि उनसे हम उनका बचपन छीन रहे हैं? नहीं, आखिर हमें क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ गई? अगर बच्चे भी बड़े व्यवस्था दिखा रहे हैं, जो बच्चे काम पे जा रहे हैं उनकी माता पिता अगर व्यवस्था दिखा रहे हैं कि क्या करें, हम कैसे जुटाएं, तो आप किस लिए हैं? या फिर ऐसा खोज करिए कि जो बच्चे काम पे जा रहे हैं उसके माता पिता हैं भी या नहीं, उसके संरक्षण में कोई है भी या नहीं, उनके ऊपर कोई किसी का हाथ है भी नहीं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, तो प्रश्न के रूप में समाज में पूछा जाना चाहिए, ताकि यह बात सबके मन में आए कि बच्चे जो काम पे जा रहे हैं किस कारण से जा रहे हैं। हम जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं संविधान में या मौलिक स्तर पे, नैतिक स्तर पे, बच्चों से बचपन मत छीनो, उसे खिलने दो, उसे आगे बढ़ने दो, तभी वो आने वाले भविष्य का बोझ उठा पाएंगे, हर तरह से क्या कहते हैं बड़े बड़े पद पर प्रतिष्ठित होंगे, आने वाला वो भविष्य है। तो क्यों ये सिर्फ कहने की बातें हैं? ये बड़ी बड़ी बातें सिर्फ कहने के लिए है? तो यहाँ पर प्रश्न के माध्यम से ये कहा जाना चाहिए, पूछा जाना चाहिए समाज में कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ठीक है। तीसरा, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? तो यहाँ पर यह भी बहुत ही क्या कहते हैं मार्मिक ये प्रश्न है, बच्चों को ध्यान में रखते हुए कि जो बच्चों को सुविधाएं दी जाती है, जो मनोरंजन के उपकरण हैं जो बच्चों के लिए ही हैं, जो गेंद है, झक्खा, सारे खेल खिलौने हैं, वो उससे बच्चे वंचित क्यों हैं? उससे वंचित इसलिए हैं क्योंकि उसकी जो आवश्यकता है उसकी तो पूर्ति हो ही नहीं रही, यानी उसे भोजन वस्त्र आवास तो मिल ही नहीं रहा है, तो मनोरंजन का उसके जीवन में स्थान ही नहीं है, खिलौनों का उसके जीवन में स्थान ही नहीं है। जब वो बचपन से थोड़ा क्या कहते हैं बुद्धि जब उनको होती है, थोड़ा सा वो बड़े होते हैं, उनके सामने सिर्फ समस्या ही समस्या दिखाई पड़ती है कि पेट कैसे भरा जाए। जीवन तो मिल गया, माता को यह दुख, पिता को यह दुख, चाहे माता नहीं है, पिता नहीं है, कुछ भी सुविधाएं नहीं है, तो सबसे पहले क्या होती है? भूख जगती है। तो भूख की आपूर्ति कैसे किया जाए? उसके सामने क्या आता है? अगर काम करोगे तब तुम्हें खाना नसीब होगा, तब तुम्हें खाना दिया जाएगा। तो पहले वह भूख की तरफ दौड़ते हैं, नहीं, और उसके लिए वह काम करने को विवश हैं। तो फिर उसे मनोरंजन और उपकरण की चीज़ों पे ध्यान कहाँ जाएगा? जो मनोरंजन के उपकरण हैं, उन खेल खिलौने हैं, उन पे उनका ध्यान कहाँ से जाएगा? उनके अंदर तो यह तपिश है, यह तृष्णा है कि पेट उसका भर जाए, उसके बाद पेट भरने के बाद तन पे उसके कपड़े हो, उसके तरफ उसका ध्यान चला जाता है। उसका बचपन का क्या साधन है उसे पता ही नहीं चलता है कि बचपन में ये सब चीज़ें हैं। और जब उसे समय मिलता है वह दूसरे जो सुविधा भोगी बच्चे हैं उनको देखते हैं तो अपने क्या कहते हैं जो भाग्य पर वह चिढ़ते हैं और भाग्य पर रोते हैं कि यह कुछ बच्चों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। और इसी मानसिकता में वो कुंठित होते चले जाते हैं और हर तरह से वह गिर जाते हैं। ना वो उनका मनोबल ऊंचा होता है, ना आत्मबल, ना ही स्वाभिमान, और जीवन क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, उसे पता ही नहीं चलती। ठीक है। चौथा, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? हाँ, दिन प्रतिदिन हर सुबह बच्चों को हम काम पर जाते देख रहे हैं, महिलाएं देख रही है, पुरुष देख रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता, क्योंकि आज का जो समय है वह क्या हो गया है? एकदम रिजर्व हो गया है। नहीं, हम अपने अपने बारे में सोचने लगे हैं और ये बगल के बच्चे क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं रख रहे हैं। हम अपनी सुविधा देख रहे हैं, हम सुविधा भोगी हुए हैं, और वो भी एकदम रिजर्व होकर कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता।
तो ऐसी स्थिति हो गई है, हम उदासीन हो गए हैं। समाज की ये जो मतलब विडंबना है, या बहुत बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम अपने बच्चे के भविष्य को बनाने में लगे हुए हैं और उसी में रमे हुए हैं, उसी में भाग दौड़ हमारी चल रही है। तो फिर बाहर वाले बच्चे पे हमारा ध्यान कहाँ से जाएगा। ये एक लगेगा कि बोझ पे और बोझ दिया जा रहा है, इसीलिए हम उसकी तरफ क्या हो रहे हैं, उदासीन हो रहे हैं। आज जो समाज की स्थिति है, यहाँ पर कोई भी उतावलापन या कोई भी उत्साह ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े संस्थाओं का नाम आता है, लेकिन वो संस्थाएं कितनी जागरूक है, या इसका जो ज़मीनी रूप है वह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। अगर ऐसी संस्थाएं जगती कि नहीं और कड़े रूप से हमारे संविधान के कानूनों का पालन किया जाता, तो बच्चे रोज़ सुबह हमें काम पे जाते दिखाई नहीं पड़ते। तो यहाँ जो कानून भी जो बने हुए हैं, वह भी सिर्फ किताबों की पन्नों तक हैं, वह भी उदासीन स्थिति में है, उनका भी इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। यही सब कारण है जिन्हें हम रोज़ ये दिन प्रतिदिन हम बच्चों को काम पर जाते हुए देखते हैं। 5वां, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कर और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा होगा। तो अगर चाहे आप शहर से हो चाहे गांव से हो, आपने ज़रूर देखा होगा हर बच्चे को किसी ना किसी काम में लगे। ऐसा बहुत सा परिवार है जो अगर सुबह सुबह काम पे नहीं जाए तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा अर्थात उसे भोजन भी नसीब नहीं होगा। तो आपने ज़रूर देखा होगा। तो यहाँ पर अपने अनुभव आप साझा करके इस प्रश्न को बनाइए। 6ठा है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। वास्तव में बच्चों का काम पे जाना धरती का एक बड़ा हादसा है, क्योंकि जीवन के बहुत सारे मूल्य होते हैं और जिन मूल्यों के पालन जिस मूल्यों का पालन करना ही हमें एक श्रेष्ठ प्राणी के रूप में खड़ा करता है। लेकिन यहाँ पर बच्चे जो जिस अवस्था में होते हैं और उनकी जो अवस्था है वह काम करने के लिए नहीं होती है, मनोरंजन के लिए होती है, खेल कूद के लिए है, घूमने फिरने के लिए होती है। उसे धीरे धीरे आने वाले समय के साथ साथ उसे सारी सीख दी जाती है ताकि वह उसका कंधा मजबूत हो, उसमें उत्साह बरकरार रहे और हर तरह से धीरे धीरे उसमें डोज दिए जाते हैं। लेकिन बचपन में ही उसका काम पे जाना यह एक हादसा है कि उसे हम इतना गिरा रहे हैं कि वह सोच ही नहीं पाए कि हमें जीवन क्यों मिला है, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, मैं कौन हूँ, हमें क्या करना चाहिए, ये जीवन क्या है, उसे पता ही नहीं चलेगा। तो यह हादसा नहीं तो और क्या है, यह बिल्कुल हादसे के समान है। यह दुर्घटना है कि बच्चे काम पे जा रहे हैं, क्योंकि उसको अपना अस्तित्व समझ में ही नहीं आएगा और आने वाले भविष्य को क्या संवारेगा। ठीक है, आगे रचना और अभिव्यक्ति। 7 नंबर, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। तो ये भी आपके अनुभव हैं। जो बच्चे काम पे जा रहे हैं कल्पना करके देखिए कि उस जगह आप होते तो फिर आप कैसा महसूस करते। नहीं, आप उस तड़प को, उस बच्चे की जो मनोभाव है उसको महसूस कर वहाँ आप खुद को खड़ा होकर अपनी भावना व्यक्त करते हुए इस प्रश्न का आंसर करिए। 8वां है, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए। तो ये तो स्पष्ट है भाई, बच्चे को काम पर क्यों नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि बचपन हर गम से बेगाना होता है, हम जानते हैं। तो उसे यह सिर्फ काम पर भेजकर हम उसका बचपन ना छीने, उसका जो बचपन का जो रूप है, जो अवस्था है, उसमें जो उसे प्राप्त होना चाहिए वो उसे प्राप्त हो और वो सारे मौके, चाहे वह शिक्षा का हो, मनोरंजन का हो, खेल कूद का हो, नहीं, उसे सारे कुछ वो प्राप्त होने चाहिए। उस भरपूर प्यार और संरक्षण से ही वह एक मजबूत पौधा बन सकता है, जो आने वाले भविष्य में एक बड़ा पेड़ बनकर हर स्थिति को संभालने की ताकत रखेगा। अगर वह पहले उसे कुचल दिया जाएगा तो वो बड़ा पेड़ कैसे बनेगा। तो उसे सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसे काम पर नहीं भेजना चाहिए। ठीक है,
आगे पाठ्येतर सक्रियता, तो इसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपको करने के लिए हैं। किसी कामकाजी बच्चे से संवाद कीजिए और पता लगाइए कि वो अपने काम करने की बात को किस भाव से लेता है, लेती है। आप समाज में जो बच्चे काम पे जा रहे हैं उनसे मिलिए, उनकी भावनाओं को जानिए कि वो जो काम करते हैं उसकी क्या मजबूरी है, या मजबूरी नहीं है तो वह क्यों ऐसा करते हैं, क्या है उसके अंदर। या बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं काम पे जाते हैं जो क्या कहते हैं, जिनको अपने भविष्य के बारे में बताया ही नहीं गया है। उनको यह दिखाया गया है अब बड़े हो गए, अब तुम्हारा काम क्या है, घर में कुछ पैसे लाओ ताकि घर सही प्रकार से चल सके। नहीं, यहाँ पर ये एक बहुत दुर्गति की बात है। अगर बच्चे भटक गए हैं अपने राह से तो उसको अपने राह पे लाना और आने वाले भविष्य में एक मजबूत व्यक्तित्व बनकर उभरना, उसे ऐसा करवाना चाहिए। तो ये सब एक्टिविटीज़ आप करके देखिएगा। जब वो जब वो अपने उम्र के बच्चों को खेलने पढ़ने जाते देखती है तो कैसा महसूस करता है, ऐसा ज़रूर करिएगा। दूसरा, वर्तमान युग में सभी बच्चों के लिए खेलकूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हैं, इस विषय पर वाद विवाद आयोजित कीजिए। आप जानते हैं, आप खुद महसूस करिए कि घर में जो आपको सुविधाएं प्राप्त है, आप बड़े काम करते हैं, आप पे उतना जोर नहीं दिया जाता, या जो आपकी स्थिति है तुलना करते हुए कि खेल कूद और शिक्षा को तो सब बच्चों के लिए समान अवसर है, ऐसा हमारा कानून बताता है, संविधान बताता है। तो फिर और जो बहुत सारे बच्चे हैं उसे ये सुविधाएं क्यों नहीं मिली है, क्यों नहीं मिल रही है, और नहीं मिल रही है तो मिलना चाहिए। इस पर वाद विवाद करिए। आप 10-15 बच्चों का ग्रुप बनाकर इस प्रसंग को उठाइए और उस पर देखिए कि सब बच्चों के मन में क्या बातें उठती है, उसका जो सार होगा वही आपका आंसर होगा। बाल श्रम की रोकथाम पर नाटक तैयार करके उसकी प्रस्तुति कीजिए, ये भी कोशिश करिए आप। चंद्रकांत देवताले की कविता थोड़े से बच्चे और बाकी बच्चे, यहाँ पर लकड़बग्गा हंस रहा है, उनके काव्य संग्रह से है, जिसमें शीर्षक से ही पता चल रहा है कि थोड़े से बच्चे यानी बच्चे हैं और बाकी बच्चे क्या है, बचपन में ही क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। तो इसको पढ़िए, आपको मौका मिले तो, और उस कविता के भाव तथा प्रस्तुत कविता के भाव में क्या समानता है उसको दिखाइए। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न अभ्यास भी समाप्त हो गया। और यहाँ पर यह जो बात कही गई है, अगर उसे हम टाले नहीं, इसको मन में रखकर समाज में हर जगह इसकी हम परिचर्चा करें, तो यह जो क्या कहते हैं, बहुत ही जो मार्मिक यह प्रसंग है वह सबके मन में आएगा और इसकी तरफ कुछ ना कुछ पहल जरूर होगी। लोग बच्चों से उसका बचपन नहीं छीनेंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ यह पाठ आपके लिए सहायक हुआ होगा। हमने पूरी व्याख्या देखी, प्रश्न अभ्यास भी देखा। तो आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक अगले क्लास के साथ मैं हाजिर होंगी। आज तक के लिए इतना ही, बाय।